और हमें आज पता लगा कि भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। देखिए, आप समझे ना, भारत ज्ञान की धरती है और भारत को सोने की चिड़िया या वेल्दियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ये हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है, वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती कि आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहें। जो कंट्री ने दुनिया को ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया, आयुर्वेद हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, योग हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो, उस कंट्री को अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कहे तो बड़े दुख की बात है। आपने कहा कि हमारे यहाँ 862 टन सोना है। आपको पता है भारत का हर एक आदमी हीरा और हर एक महिला पन्ना है। भारत का हर एक बच्चा सोना और भारत का हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो चांदी है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे, वो सोना अपने आप बना लेंगे उसको। वो क्योंकि ये लोग सोना है, यहाँ का ज्ञान सोना है, यहाँ की सोच सोनी है, यहाँ का जो समझिए मिट्टी वो सोना है, मिट्टी का जर्रा जर्रा सोना है। तो सर वो जो असल सोना रखा हुआ है वो हमें दे दीजिए सर, आप लोग बाकी का सोना रख लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज देंगे हम लोग और वो है, क्या कहते हैं उसको, बाबा जी का ठुल्लू। और कुछ नहीं देंगे। आप लोगों ने इतना नुकसान किया है इस देश का, ओफो, इतना नुकसान किया। जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, टेररिज्म, झूठ मक्कारी, क्या क्या नहीं किया। क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते? मेरी बात मानिए, देखिए भारत ने मालदीव को की सहायता की, भारत ने अभी हमारे अफगानी भाई बहनों के लिए इतना ज्यादा मेडिसिन भेजी है, वहां पे जो अभी परेशानियां आई थी उसको देते हुए हमने वहां पे अपने भाइयों बहनों के लिए अन्न भेजा है। हम हर जगह भेजते हैं। आपको तो हम ऐसे ही सोने से लाद देते हैं, आपको दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। आपको आप खाली हमें अपना, चलिए अलग होना था, आप अलग हो गए थे, कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के कई देश हैं जो टूटे हैं, लेकिन आप क्या कोई अखंड भारत की बात करें तो आप लोग उसको न्यूक्लियर बम से मारने लगते हो, जबकि जर्मनी एक ऐसा देश था जो टूटा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना। हालांकि ये बात अलग है कि जहां जहां ये वाली थॉट प्रोसेस गई है, आपकी जो थॉट प्रोसेस जिसके कारण आप अलग हुए, वो फिर यूनाइटेड वहां नहीं हो पाती। जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है साउथ सुडान और ईस्ट और नॉर्थ सुडान। वहां भी इसी वजह से लेकर के जी क्रिश्चियनों और मुसलमानों में डिवीजन हो गया और वो कंट्रीज टूट गई। तो आप लोग तो हमारे अपने हो भाई। हमने कब आपको अपना नहीं माना? कब हमने फखर भाई को कहा कि ये हमारे नहीं है? भाई आप पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर ये पठान है तो हमारे नहीं हो सकते, इनको सिर्फ मुसलमान बनना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ये मुसलमान भी है तो हमारे हैं, पठान भी है तो हमारे हैं। हम कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय विरासत का जो है, चूंकि ये इसको एक्नॉलेज करते तो ये हमारे कैसे नहीं है? हमारी हर एक सोना इनका, हमारा हर एक दुख इनका, हमारा बिल्कुल। लेकिन सर वही तो मैं भी कह रही हूँ सर, आपका जीडीपी इतनी सर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सर दोस्ती तो पाकिस्तान को आपसे करनी ही चाहिए, मेरा ख्याल है। इससे अच्छा होता है थोड़ा, इतना गोल्ड रख के क्या करेंगे सर आप लोग, कुछ हमें दे दीजिए, हम भी थोड़ी हिफाजत करें। क्या कहेंगे फखर? मैं एक शब्द बोलूं, देखिए हम गोल्ड को ना वो बर्फी पे लगा के खा लेंगे, आपको नहीं देंगे। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल से कहने का, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है, इस मिट्टी को कुछ करके ले जाए। इतना उसका भरोसा इस ब्रांड में है ना। भारत क्या एक ब्रांड है, भारत एक आइडिया है। इस आइडिया में उसका इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हजारों साल से इस विश्वास को जीवित रखने के लिए वो लड़ता रहा, वो मरता रहा, वो कटता रहा, लेकिन इस विश्वास को नहीं तोड़ा।
इसलिए हमारी जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखिएगा, और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन, उसके बाद बात करेंगे आपसे। अच्छा, तो इनकी बातें सुने अभी $4 ट्रिलियन क्या, क्योंकि मेरे सामने ना रॉयटर्स की स्टोरी मैंने वो की है, नो डाउट अबाउट दैट। वो कह रहे कि लास्ट 18 मंथ्स में बहुत बड़े जंप्स मारे हैं इंडियन इकोनॉमी ने, और जो लास्ट खासतौर पे जो गुज़िश्ता मतलब ये 2 क्वार्टर्स हैं, तो ये और ज्यादा स्पीड हुआ है। और इसके रीजंस भी उन्होंने बताया कि क्यों है। उसकी रीजंस है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी मतलब उसमें बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है चीजों की, यानी जो चीजें ये लोग बनाते हैं तो लाजमी सी बात है एक्सपोर्ट्स तो हैं इनके पास, 700-800 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन जो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो जो भी चीज बनती है तो लाजमी बात है कि अगर वहां पे परचेजिंग पावर लोगों के पास बेहतर हो रही है, लोगों के जिसे कहते हैं कि अगर पॉवर्टी से लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो फिर अगर गाड़ी बनती है वो भी खरीदेंगे, बाइक बनता है वो भी खरीदेंगे, वो अगर कोई क्लॉथ्स वगैरह है, शूज है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो फिर उसको परचेज करेंगे। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ है 9.2%। मेरे ख्याल में बहुत, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत हाईएस्ट लेवल है ये, इसमें शक नहीं है। बाकी हम लाइटर नोट पे गपशप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, बावजूद इसके कि इस दौरान अगर हम देखें तो 2-3 बड़े इवेंट्स भी हुए। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, वो भी एक बहुत अहम मौका था, वो भी है। फिर इसके साथ अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया 50% का, वो भी है। और इसके साथ अगर उनका ग्रोथ ये हुआ है तो मेरे ख्याल में बाकी बातें अपनी जगह, हम चीजों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं होता कि कहते हैं ना आप जी दुश्मन मुल्क तो दुश्मन देश, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब कतन ये नहीं होता कि हम कोई इंडिया की किसी चीज को करते हैं। हम पाकिस्तान पे भी, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में पाकिस्तान पे भी बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ, शायद इंडिया में इतना नहीं करता, लेकिन उसका मतलब ये कतन नहीं होता कि उनकी अच्छी चीजों को हम हाईलाइट ना करें, अच्छी चीजों को हम अच्छा ना कहें, बिल्कुल कहते हैं। और ये मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है, और मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ इससे भी तेज है। तो मेरे ख्याल में एक बजाते खुद एक बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब ने मेटल्स की बात की, मेटल्स के हवाले से इस वक्त क्योंकि अमेरिका और चाइना की एक रेस लगी हुई है, तो फिर उसमें इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी साहब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और तकरीबन 70 बिलियन इंडियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इंपॉर्टेंस पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उसकी क्या अहमियत है आजकल, क्योंकि हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है तकरीबन। उसकी जो लिथियम बैटरीज होती हैं या बाकी चीजें हैं उसकी तरफ है, सेमीकंडक्टर्स हैं और बहुत सारी चिप्स हैं। ये चीजें वो है कि जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं चाइना है, अमेरिका है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, या फिर हम ताइवान का बहुत नाम सुनते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो लाजमी सी बात है कि वो ये भी साथ साथ करें कि यार हमने इंडस्ट्रियल बेस्ड को तो हमने स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन इसके लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको भी हमने बढ़ाना है। लाजमी सी बात है कि 9.2 के हिसाब से ग्रो कर रही है उनकी इंडस्ट्री, तो उसके लिए उस हिसाब से रॉ मटेरियल या बाकी चीजें भी रिक्वायरमेंट्स उसकी है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिक्वायरमेंट है, उसके लिए स्किल्ड लोग रिक्वायरमेंट है। तो इन चीजों के साथ भी वो काम, लाजमी सी बात है, मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे दी कि चल रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो बिल्कुल सब चीजों से अलग थलग है, मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, शायद डॉक्टर साहब उस पर फिर कमेंट कर लेंगे, कि नेपाल ने अपना 100 रुपए का नोट छापा है, और वो छपवाते हैं नोट चाइना से। मतलब मुझे नहीं पता था, ये पहली दफा मैं सुना, क्योंकि जो करेंसी जो जिस मुल्क की होती है, तो मैंने तो यही सुना, हम तो पाकिस्तान में कराची में बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, इस्लामाबाद में भी है, गालिबन लाहौर में भी है, कराची वाला सबसे बड़ा है जहाँ पे पैसे वैसे छपते हैं, और इंडिया में हो सकते हैं 2-3 वहां पे 4 भी हो। लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर जो उन्होंने मैप दिया हुआ है उस पर इंडिया ने बड़ा सख्त एतराज किया हुआ है कि जो इंडिया के 3 इलाके हैं उसको उस मैप के अंदर
दिखाया गया कि वो नेपाल का, ऐसा ही नहीं लाजमी बात है अगर उनके नोट के ऊपर वो छपा है तो वो मेरे ख्याल में एक कंट्रोवर्सी है। तो ये भी साथ चीज थी, लेकिन मैंने कहा कि टॉपिक से हटकर चीज थी, लेकिन क्योंकि मेरे सामने आ रही थी, मैं यार एक तरफ ग्रोथ तो हो रहा है, दूसरी तरफ जो है नेपाल 100 रुपए के नोट के ऊपर जो है वो लगवा रहा है। लाजमी सी बात है वो डिजाइन तो अप्रूव होके गया होगा चीन के पास, चीन वाले ने तो वो टका टक प्रिंटिंग की है। तो सर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्योंकि इस वक्त नेपाल भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, बांग्लादेश भी मिला हुआ है, तो ये आप लोगों का जो ग्रोथ है ना 8.2% का, 9.2% का, तो ये स्लो भी हो सकता है। मैं क्या आपको खबरदार कर दूं। मजे ले रहे हैं, देख रही है ना। चुटकी काटने में नहीं चूके हैं। वाह 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 फकर भाई। जी डॉक्टर साहब, अब आप रिप्लाई कीजिए, अब आप भी उनको तगड़ा सा जवाब दीजिए ना कि सब क्या हो रहा है। एकदम मोटा तगड़ा जवाब आ रहा है। देखिए ऐसी बात है कि असम जो या ये सॉरी नेपाल, भूटान, ये सब हम लोग एक ही लोग हैं। ये आने वाले 50 सालों में ये बॉर्डर शॉर्डर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाना है। ये जो बॉर्डर आप देख रही हैं ये वेस्ट का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद सब आपको पता है, मेरे यहाँ पे मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्प हैं वो नेपाल से हैं। कोई वीजा नहीं लगता, आती हैं लोग, वहां के जो आधा नेपाल यहाँ पे रहता है भारतवर्ष में। तो ये बॉर्डर का देखिए, बॉर्डर वो हमको हमारा कुछ हिस्सा वहां दिखा ले, हम उनका कुछ दिखा ले, एक अलग बात है भाई। कुछ दिनों में भारत और अच्छा हमको बॉर्डर की चिंता भी तब होती जब नेपाली लोग ये कहते हैं हम भारत को खा जाएंगे, हम भारत को बदल देंगे। नेपाल अगर भारत को खाएगा तो वो खुद ही भारत बन जाएगा, क्योंकि हर नेपाली भारतीय है। 3 जगह दिखाई गई है, लेपू लेक है, इसके साथ काला पानी है, और तीसरा इलाका जो है एलम्पियादुरा है। 3 एरिया, ये सारे उत्तराखंड के इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं। आपको पता नहीं है फकर भाई, जैसे हमारे नेपाल उत्तराखंड की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है नेपाली है। सिक्किम में बहुत सारे नेपाली रहते हैं। हर भारतीय नेपाली है और हर नेपाली भारतीय है, ये जान लीजिए। एवरी इंडियन इज अ नेपाली एंड एवरी नेपाली इज एन इंडियन। इसमें हमारी कल्चर वही है, हमारा खान पान वही है, हमारे पशुपतिनाथ वही है, हमारी बोली वही है, रोटी बेटी का नाता है। माता सीता नेपाल से आई थी, जो जनकपुरी है वो नेपाल में है। उनके जब भी भगवान राम का भी जो मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए जो मेन शिला पे जिसे उनकी मूर्ति, उनका विग्रह बनाया गया, वो वहीं से आया है। तो हमें कोई इससे क्या फर्क पड़ता है, वो इधर बॉर्डर दिखा ले उधर, उससे क्या फर्क पड़ना है। कोई वीजा है नहीं, कौन सा वीजा है। आप जब चाहे नेपाल चले जाए, नेपाल के लोग जब चाहे यहाँ आ जाए। यहाँ पे आपको पता है नेपाल के लोगों का लेजिट वो बनता है, आधार कार्ड बनता है। भारत में 6 महीना रह ले तो आधार कार्ड के लिए इंटाइटल्ड है। उसके बाद नेपाल के जो जनरल होते हैं, आर्मी फोर्सेस के जनरल, वो बाय डिफॉल्ट इंडिया के आर्मी फोर्सेस के भी जनरल होते हैं। और इंडियन आर्मी का जो जनरल होता है वो बाय डिफॉल्ट नेपाली फोर्सेस का जनरल होता है। हमारे यहाँ गुरखा रेजिमेंट है पूरी की पूरी, जिसके कि 1970 वार में जो हमारे आर्मी स्टाफ थे, मैं उनका नाम देखिए मेरे उनसे निकल रहा है, सैम मानेकशॉ साहब, वो गुरखा रेजिमेंट के ही थे। तो पॉइंट ये है कि नेपालियों और भारतीयों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत वो एक बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कभी वो पहाड़ी नेपाली और मधेशी नेपालियों को लेकर के, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है नेपाल का जो तराई वाला रीजन है, मधेशी जिसको कहते हैं, वो बेसिकली यूपी बिहार के लोग हैं। गोरखपुर से जो बॉर्डर निकलता हुआ जाएगा आप देखेंगे तो वो यूपी और बिहारी लोग हैं। तो वो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इस तरीके के डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं है, ये डिस्प्यूट ही नहीं है। क्योंकि ये ठीक है उनके नोट पे, अब वो चूंकि अभी तो ये जेंजी वाली गवर्नमेंट को बनाए हुए मुश्किल से 2-3-4 महीना हुआ है, और ये डिजाइन तो कब का ही अप्रूव हो चुका होगा। और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए तो नेपाल के साथ हमारा कोई इशू है ही नहीं। मैंने जैसे कह दिया, मैं नेपाली हूं और हर नेपाली भारतीय है। तो हम लोग एक लोग हैं, एक कल्चर है, एक हमारी भाषा है, एक हमारा खान पान है, एक हमारे रहने सहने का तरीका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो 1947 में तो ये भी सारा कुछ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो इनके साथ क्यों आपकी मतलब इतनी, जैसे कहते हैं कि 36 का आंकड़ा पकड़ा हुआ है आपने। 36 का कहां, 63 का आंकड़ा है। 63 का आंकड़ा है। उसका कारण ये है कि होगा
कभी आपने नेपालियों को सुना कि हम और नेपाली और भारतीय दो कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, ये रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा एक दूसरे को, ऐसा सुना कभी आपने नेपाल से? हाँ। तो जिस दिन नेपाल के लोग ये कह देंगे कि नेपाली और भारतीय दो कौमें हैं और हम एक साथ नहीं रह सकते, तो सर दो कौमें हैं ना, दो अलग कंट्रीज हैं, अलग वीजा अलग पासपोर्ट है। मैं अगर जाऊंगा भी नेपाल की एम्बेसी तो अभी मुझे वीजा दे देंगे, मैं कल सुबह काठमांडू जा सकता हूं, लेकिन दिल्ली तो नहीं जा सकता ना मैं। हालांकि दिल्ली इधर से है, टोटल बाय रोड 5-6 घंटे की ड्राइव है अगर जाऊंगा, और काठमांडू के लिए मुझे पहले दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से फ्लाइट लेके मुझे काठमांडू जाना पड़ेगा। सर है ना, देख वो हमने इसलिए आपको वीजा देते कि कई बार आपके यहाँ से कुछ स्पेशल लोग आते हैं तो हम चाहते हैं नेपाल वाला रास्ता तो खुला रहे आपका, समझ रही है ना, सीमा जी को आना है या किसी और को आना है, कोई एक रास्ता तो खुला रहे ना, सारे रास्ते तो हम बंद नहीं कर देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ये डिस्प्यूट कुछ है ही नहीं। जो अभी वहां की जज हैं सुशीला जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, श्रीमती सुशीला जी भंडारी या समथिंग लाइक उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मुझे फकर भाई ठीक कर देंगे। तो वो वहां की जज हैं, भारत में पढ़ी हुई हैं। मनीषा कोइराला भारत की इतनी बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री, सिने अभिनेत्री थी, वो वहां पे थी, नेपाल की थी और मेरे ही शहर में पढ़ी थी। बसंत कन्या महाविद्यालय बहुत फेमस लड़कियों का स्कूल है, मुझे पता नहीं कि आपको पता है या नहीं है, एनी बेसेंट जी का बनाया हुआ, उसी में मैं भी पढ़ा हूँ क्लास 9 तक। उसको बीटीएस कहते हैं, बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी जी। लड़कियों के स्कूल का हमें क्या पता सर। अरे नहीं, लड़के और लड़कों का अलग अलग है यार, और फिर लड़कियां और लड़कों में क्या अंतर, यही सब इसीलिए अलग हो गए आपसे। अब लड़कियां और लड़के क्या स्कूल कॉलेज में सब एक साथ पढ़ेंगे, और मैं तो बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो मैं तो दुखी रहता हूं हमेशा। इंडिया ने दूसरी तिमाही में 8.2% की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हासिल की है, और ये सुनकर पाकिस्तान की मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। देखिए, जब एक देश मेहनत से आगे बढ़ता है, नीतियां मजबूत होती हैं और जनता सरकार के साथ खड़ी होती है, तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। Q2 FY 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% से बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 5.6% थी, यानी सीधा 2.6% का बड़ा उछाल। और सिर्फ रियल नहीं, नॉमिनल जीडीपी भी 8.7% से बढ़ी है। सबसे बड़ा कमाल क्या रहा? सेकेंडरी सेक्टर 8.1%, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 9.1% और कंस्ट्रक्शन 7.2%, टर्शरी सेक्टर 9.2%, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2%, ग्रामीण डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ने गेम बदल दिया। कृषि 3.5% और पावर 4.4% रही। थोड़ी मॉडरेट, बट आगे और इंप्रूव होगा। अब कमर चीमा और पाकिस्तानी मीडिया का दर्द समझिए। वहां महंगाई, बेरोजगारी, IMF की भीख, डॉलर की कमी, इकोनॉमी कोलैप्स के हालात, और यहां इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भाई चीमा साहब रोएंगे ही ना, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंडिया की इज्जत और कॉन्फिडेंस की जीत है। वो कहते हैं इंडिया दिखावा कर रहा है, हम कहते हैं दिखावा नहीं, डेटा बोलता है। पाकिस्तान के टीवी पर रो धोकर इंडिया की तरक्की रोकी नहीं जाएगी। ये न्यू इंडिया है, काम बोलता है, आंकड़े बोलते हैं, और नतीजे दुनिया देख रही है। मैसेज टू चीमा साहब, सुझाव ये है, भारत की ग्रोथ देखकर रोने की बजाय सीखने की कोशिश करो, क्योंकि देश नफरत से नहीं मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और भारत अभी शुरू ही हुआ है। जय हिंद।